सबसे पहले मैं आप सबको 103 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारा भारत ये दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की विशेषता है कि 4 स्तंभों पर यह खड़ा है। पहला है जुडिशरी, दूसरा है हमारी लेजिस्लेटिव विंग, तीसरी है हमारी मीडिया और चौथी है हमारी प्रशासन व्यवस्था, जिसको हम लोग स्वाभाविक प्रमाणे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला जो मुख्य हमारा घटक है वह है हमारे सभी सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले हमारे कर्मचारी भाई और बहनें। हमारे संविधान की ये विशेषता है कि संविधान ने हर घटक के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में, उसके जिम्मेदारी के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है और इस पूरे 4 स्टेक होल्डर्स जो है वो मिलकर इस लोकतंत्र के बैलेंस को संभालकर हमारे देश को हम आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और विशेष रूप से इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज वर्ल्ड में आर्थिक विकास के दृष्टि से हम 5वें नंबर पर है। विशेष रूप से इस एक बात का उल्लेख मैं करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता दी, वो प्रशासनिक सुधारों को दी। अंग्रेजों के कार्यकाल में पास किए हुए अनेक कानून ऐसे थे जो आउटडेटेड थे और उसको समाप्त करने की आवश्यकता थी। 1825, 1890 इस प्रकार के कहां से कानून थे, अनेक डिपार्टमेंट में वो थे। प्रधानमंत्री जी ने इसमें विशेष रूप से इनिशिएटिव लेकर इन सब कानून को समाप्त करने का निर्णय किया। बाद में अनेक कानून जो थे उसके बजाय एक ही कानून मॉडल कोड बनाने के बारे में उन्होंने निर्णय किया और वो भी निश्चित रूप से अनेक प्रकार के इसमें सुधार हुआ। मैं अगर निश्चित रूप से मुझे आंकड़ा पता नहीं है, पर मेरे अंदाज से पिछले 8 साल में करीब 1500 विषयों के बारे में अनेक प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कानून में सुधार और विशेष रूप से अनेक प्रकार की नई नई बातों को प्रशासन में लाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। ये सब करते समय स्वाभाविक रूप से एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हम लोकाभिमुख कैसे बने। हम लोग लोकतंत्र की बात करते तो यही कहते कि लोकतंत्र में लोग ही, प्रजा ही हमारी सर्वोपरि है और इसलिए लोगों के हित में, जनता के हित में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए और राष्ट्र के पुनर्निर्माण करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कभी कभी कुछ लोगों को रूलिंग पार्टी की भूमिका मिलती है, कुछ लोगों को अपोजिशन पार्टी की भूमिका मिलती है, कुछ लोगों को प्रशासन चलाने की भूमिका मिलती है, कुछ लोग कानून व्यवस्था में काम करते हैं, कुछ लोग लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग जुडिशरी में काम करते हैं और कुछ लोग मीडिया में काम करते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले लोगों के लगातार प्रयासों के कारण ही हम यशस्वी हुए हैं। हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स कितना अच्छा है, इसका उदाहरण आप सबको आपके कार्यों से भी निश्चित रूप से होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोकतंत्र में ये भी है कि लोकतंत्र में हमें हर बात हमारी संविधान में जिस लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है वो लिखी गई है। आप सब लोग स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मृति में जहां वो रहते थे उसी यहां ये अम्बेडकर स्मारक भवन बना। आज उसी स्मारक भवन में आप इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के ऐसे नेता थे कि उन्होंने हमारे देश को संविधान दिया है और बाबा साहब के जीवन में उनकी तुलना अगर हो नहीं सकती, पर अगर करनी है
तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जो थे, जिन्होंने व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो काम किया था, उसी से तुलना हो सकती है, क्योंकि इस समाज के शोषित, पीड़ित और दलित जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए थे, जिनको समाज में जिनके अधिकारों से जो वंचित थे, ऐसे वंचितों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जीवन समर्पित किया था। मैं नागपुर से हूं और नागपुर में ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भगवान गौतम बुद्ध को और उनके धर्म को स्वीकार किया था। दीक्षा भूमि हमारे यहाँ नागपुर में है और भगवान गौतम बुद्ध हमारे विश्व में विचारों के आधार पर ऐसे आदर्श विचारधारा के उद्गाता है कि उनके विचारों का अनुकरण करने से हमारे सबका जीवन समृद्ध संपन्न हो सकता है। आखिर आवश्यकता इसी बात की है कि हमारी समाज व्यवस्था को, हमारी शासन व्यवस्था को, हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारी मीडिया को और हमारी लोगों को, जो हमारी व्यवस्था के स्टेक होल्डर्स हैं, इनके बारे में हम भविष्य में यहाँ इनको सबको कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम सब लोग मिलकर कहाँ तक जाना चाहते हैं। और इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान के स्पिरिट में दिया है कि हम कैसा देश निर्माण करना चाहते हैं, हम कैसे समाज को निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं कि जिस समाज में जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स, इसके आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सामाजिक और आर्थिक समता होगी। और इसके साथ जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर जो हमारे संविधान के अधिकार है, वो भी हमको बहाल किए गए। आज स्वाभाविक रूप से हम जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग हो, चाहे लेजिस्लेटिव विंग में काम करने वाले हो, आप जैसे एग्जीक्यूटिव विंग में काम करने वाले हो, जुडिशरी में काम करने वाले हो या मीडिया में काम करने वाले हो, जो चार स्तंभ विशेष रूप से लोकतंत्र के हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रस्तापित करने का प्रयास लगातार हर सरकार करती है। और हमारी सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐसी नीतियों को अमल करके ये लगातार किया है। और मुझे ये लगता है कि हमें आने वाले समय में ये सब प्रशासनिक सुधारों के साथ हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि हम हिंदुस्तान की प्रगति और विकास के लिए आगे जाएं। और प्रगति और विकास के बारे में जब उसकी डेफिनेशन होती है तो वो केवल आर्थिक आधार पर नहीं होती। आजकल हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स करके भी आया हुआ है और मेरे आप जैसे लोगों को ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रगति और विकास के दृष्टि से हमारे को जो मिशन मिला है, जो उद्देश्य मिला है, जो हमारे समाज में और देश में हमको पूरा करना है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं मंत्री हूं राजमार्ग का, तो मुझे अच्छे रोड बनाने हैं जिसमें पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, सस्टेनेबल लाइफ मिलेगा। और देश का विकास अगर करना है तो चार स्तंभ महत्वपूर्ण है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। हमें बिजली पर्याप्त होनी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको रोड चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, वाटरवेज चाहिए, ई वेज चाहिए, ताकि हमारे समाज के जीवन को सुसह्य और प्रगति और विकास की ओर ले जाने के लिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमको बनाना है। आप सब काम कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई समाज कल्याण में काम कर रहा है, कोई आदिवासी कल्याण में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई नगर विकास में काम कर रहा है। हर जगह पर आप लोग काम कर रहे हैं और हर जगह हमने एक बेंचमार्क तय किया है। और वो जो बेंचमार्क है, जैसे कोई नगर विकास विभाग में काम कर रहा है, अर्बन मिनिस्ट्री में है, तो सॉलिड वेस्ट में, लिक्विड वेस्ट में हमको क्या करना है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो इसमें हमें क्या करना है। रेलवे में, पावर में, वाटर रिसोर्सेस में काम कर रहा है तो क्या कर रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे यहाँ बाढ़ आती है, कितना नुकसान होता है, सालों साल से ये समस्या आ रही है। तो हमें बाढ़ से भी जनता की रक्षा करनी है। ये अलग अलग प्रकार के जो एजेंडे हमारे सामने हैं, जिसका क्रियान्वयन आप जैसे लोग प्रभावी रूप से करते हैं।
और इसको अगर हम एक बात से इसके विशेष रूप से इसका एनालिसिस करें तो इथिक्स, संविधान है, हमारे जीवन मूल्य है, हमारे यहाँ मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत है, और इन सब बातों से हमें एक इथिक्स के रूप में एक विचारधारा मिली हुई है, मिशन मिला हुआ है। दूसरी हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में गांव है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, कुछ जगह आर्थिक विषमता है, और हमें ये आर्थिक विषमता को कम करके सबके संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करते हुए समाज के मुख्य प्रवाह में उनको न्याय कैसे मिलेगा, वो अपना विकास अपने बलबूते पर कैसे कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट एज ए कैटलिस्ट इस परिवर्तन में हमारी अहम भूमिका है। 5 साल के बाद चुनाव होता है। चुनाव में जो पार्टी चुनकर आती है उसके प्रतिनिधि नेता चुनती है, नेता के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनता है, और मंत्रिमंडल जो होता है वो देश की विकास नीतियों को तय करके आप सबके सहयोग से आगे जाता है। ये सब प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जिस हॉल में बैठे हैं वहां बिजली आ रही है। अगर यहाँ कि एसी है तो वहां बिजली का उपयोग हो रहा है, कहीं लाइट के लिए उपयोग हो रहा है, कहीं लाउड स्पीकर का आवाज आपके पास पहुंचाने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। पानी है तो पानी का उपयोग वॉशरूम में होगा, और हर चीज के उसकी उपयोगिता है। और कोई भी एक चीज ने ये कह दिया कि मैं नहीं करूंगी काम तो कोलैप्स हो जाएगा। अगर लाउड स्पीकर की बिजली चली जाएगी तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें आएगी। तो पहली बात तो यह है कि चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, हम सब एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के अंग है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम। तो पहली बात तो आपका इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं कभी कभी मेरे डिपार्टमेंट में इस साल कभी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। काफी रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, तो मंत्री के रूप में इसका क्रेडिट कभी कभी मुझे मिलता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये क्रेडिट काम करने वाले उन अधिकारियों का है कि वो छोटे छोटे अधिकारी रात दिन काम करते हैं। ये क्रेडिट उन अधिकारियों का है कि जो लैंड एक्विजिशन से लेकर हमारी यूटिलिटी शिफ्टिंग से लेकर एनवायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस तक अपने काम करने के लिए मेहनत करके वो काम को लिए करते, इसके कारण हम काम कर सकते, उनका है। ये क्रेडिट उन कॉन्ट्रैक्टर्स का है जो काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, और उनके मशीनरी से लेकर काम करने वाले अगर हमारा रोड रोलर होगा, हमारे इक्विपमेंट होंगे, उसको चलाने वाले ड्राइवर्स होंगे, वो रात दिन काम करते हैं। कोई गिट्टी पत्थर फोड़ के लाता है, कोई सीमेंट लाता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट वाले मजदूर मेहनत करते तो सीमेंट मिलता है। स्टील इंडस्ट्री वाले स्टील में मेहनत करते तो स्टील मिलता है। और ये सब जुड़कर मिला जुला एक प्रयास है जिसके कारण ये क्रेडिट हमको मिलता है। ये मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है, पूरे सिस्टम में काम करने वाले हर व्यक्ति के सहयोग का और उसके कार्य का क्रेडिट है। और इसलिए आज सरकार में जो भी अच्छा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन नीतियों को जो अमल किया जा रहा है, उसका जितना क्रेडिट सरकार को मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है, मंत्रियों को मिलता है, उतना ही आप सबका योगदान देश के निर्माण में उतना ही है। आप सब ने किया हुआ काम, उसके कारण देश बदल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका भी विकास करके उनको समाज के साथ ले आना है। आज हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसमें 52 से 54% सर्विस सेक्टर से, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। पर 12 से 14% जो यहां से ग्रोथ आती है, वहां 65 से 70% लोग काम करते हैं गांवों में। हमें उनका भी विकास करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हमने हर व्यक्ति को घर देने के लिए करोड़ों घर बनाने का काम शुरू किया। पानी मिलना चाहिए, इरिगेशन के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से पीने के पानी की बहुत बड़ी योजना बनाई। कचरा, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए
हमने अनेक प्रकार की योजनाएं लाकर उसमें सुधार करके लोगों को सस्टेनेबल लाइफ देने की कोशिश की। इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और रोजगार की निर्मित करनी है। तो सरकार ने अपने कार्यक्रमों के उद्दिष्टों के द्वारा समाज और देश के कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और दुनिया की महान आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प करके जो सपना देखा है, उसको पूरा करने में आप लोगों का भी उतना ही सहयोग है और आपके सहयोग के बिना ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और इसलिए आज के दिन में मैं आपको यही कहूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को लोकाभिमुख करें, प्रभावी करें, ट्रांसपेरेंट करें, भ्रष्टाचार मुक्त करें। हम इस व्यवस्था को फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करें। हमारे पास जो निर्णय करने हैं, जो हमारे अधिकार में है, जो समाज के हित में, देश के हित में, गरीबी के हित में है, उस निर्णयों को गतिशीलता दे, तुरंत करें, डिले ना करें। हमारे उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए हमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है, उसको हमारी भूमिका में हम प्रभाव करें, उसको निर्माण करें। उसमें ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क और जो उद्दिष्ट की बात मैंने की थी कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करके भारत को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया की महाशक्ति बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किया है, इन सब बातों को पूरा करने के लिए हमको ताकत से काम करना है। आखिर में एक ही बात आपको कहूंगा कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ऑडिट होता है और फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। इसीलिए सीएजी का ऑडिट होता है और हर चीज देखी जाती है और वो आवश्यक भी है। पर एक बात मैं आपको कहूंगा कि परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और ये परफॉर्मेंस ऑडिट जो है, ये आप ही आपके मन को प्रश्न पूछिए कि मैंने जो 1 महीने में काम किया, मैंने जो 1 दिन में काम किया, कितना प्रभावी किया, कितना इफेक्टिव किया। और मेरे परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑडिट मैं ही करूंगा, परफॉर्मेंस का ऑडिट मैं करूंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने यह तय किया कि देश के हित में, समाज के हित में और गरीब के हित में मैं कार्य करूंगा और उसका ऑडिट मैं ही करूंगा। और आप में से हर व्यक्ति ने